वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और मैं लेके आई हूं इस बार आखिरी चैप्टर टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम क्या है, मैग्नेट्स ब्रेन, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक पूरा का पूरा फ्री। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत गिन के दिन बचे हैं, फुल एंड फुल स्कोर लाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? बफर जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व इज 0 फॉर। अब बोलोगे मैम बफर जोन तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पर हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है। तो ठीक है, बिना ये कुछ देखे बताओ जल्दी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पढ़ा था? तुमको अगर याद होगा, कंजर्वेशन तुमने दो तरीके से पढ़ा था, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब उसी जगह पे ऑन साइट, एक्स सीटू मतलब कहीं और ले जाके। जल्दी बताओ बायोस्फीयर रिजर्व कहां आया था? इन सीटू में। बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क और सेंचुरी, सारा का सारा क्या है? इन सीटू। अब बोलोगे मैम पर वो तो पूछ ही नहीं रहे, वो तो बफर जोन पूछ रहे हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसी से बिल्डअप होके पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एज्यूम करता है सीबीएसई तुमने प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। एक को बोलते हैं कोर जोन, किसी भी फॉरेस्ट का जो सेंटर वाला पोर्शन रहता है, सेंटर या वो पोर्शन जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती या ह्यूमन एनक्रोचमेंट नहीं होता, वहां पे सिर्फ जानवर है और नेचर है, तो उसको हम बोलते हैं कोर जोन। अब बोलोगे मैम फिर वाइल्ड लाइफ वाले लोग? हाँ, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स है या ऑफिशियल्स है, अगर कुछ वहां कुछ इंसिडेंट हो जाए तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ रहता है, वो भी जब उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है तब उस जोन में एंटर करने का, पर वापस नॉर्मल में कोई एंटर नहीं करता। दूसरा जोन आता है तुम्हारा बफर जोन, जहां पे जनरल रिसर्चर्स लोगों को अलाउ किया जाता है फॉर एडुकेशन पर्पस, क्योंकि एट द एंड हमें कंजर्वेशन करना है तो हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा उतना। करेक्ट। और आखिरी आता है, अब बोलोगे मैम फिर हम भी तो नेशनल पार्क्स घूमे, हम कौन से जोन में घूमे? तो तुम लोग जनरली बफर जोन के बाहर घूमते हो। ठीक है, कभी कभी कुछ नेशनल पार्क में थोड़ा बहुत बफर जोन में एनक्रोचमेंट अलाउ करते हैं, पर वापस उनका मेन मोटो रहता है क्या? एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस। तो कोर जोन के बाहर क्या आता है? तुम्हारा बफर जोन, और उसके बाहर बेसिकली हम घूमते रहते हैं। ठीक है, जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। कभी कभी वापस मैंने बताया नेशनल पार्क टू नेशनल पार्क, सेंचुरी टू सेंचुरी डिपेंड करेगा कि कौन से जोन तक वो अलाउ करेंगे ह्यूमन एनक्रोचमेंट को। तो वही पूछ रहे हैं कि बफर जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व इज 0 फॉर, मतलब अब 0 वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व में वो भी अलाउड नहीं है। सोचो, अभी तक मैं बोल रही हूँ कोर जोन में तो जाना ही नहीं है, बफर जोन में डिपेंड कर सकता है कि जाना है कि नहीं जाना है, पर बायोस्फीयर रिजर्व में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि लिखा है 0 फॉर। किस चीज के लिए? रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के चांसेस थोड़े आने के कम है, पर वो क्वेश्चन किस पे लेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व पे। इन सीटू एक्स सीटू में तुमको कंफ्यूज करके वहीं पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इनडिटर्मिनेट स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर इन डेंजर बट। अब देखो, तुमने बुक में 2-3 टाइप की स्पीशीज की कैटेगरी देखी थी, याद आया? है बहुत सारी कैटेगरी, वो तुम अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही पड़ेगा, पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने पढ़ा एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मतलब जो गायब हो गई, एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो गायब होने की कगार पे है। ठीक है, और एक और स्पीशीज की कैटेगरी आती है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब तुमने ये वर्ड नहीं पढ़ा है, पर इसका सेंटेंस पढ़ा हुआ है। कैसे? याद करो, जब तुमने एलियन इन्वेजन पढ़ा था तो वहां पे तुमने एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सम स्पीशीज के एक्सटेंट होने का रीजन ही नहीं पता। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ स्पीशीज को बताती है? इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब सोचो, तुमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने तो पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है, पर हमको उसका रीजन नहीं पता। तो इसी लाइन को क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। तो यही पूछ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर एंडेंजर्ड बट उनका क्या है? रीजन ऑफ एक्सटेंशन नॉट नोन है। इसी कैटेगरी में कौन आएगा? थोड़ा बहुत डायनासोर को भी हम रख सकते हैं। कैसे? बोलोगे मैम
आपने तो लास्ट टाइम बताया था कि डायनासोर आते हैं पॉइक्लोथर्मिक में और बहुत ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो वो कोप अप नहीं कर पाए, मर गए। ये तो भैया एक हाइपोथेसिस है, ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस है। दूसरा हाइपोथेसिस बोलता है उस टाइम एस्ट्रॉइड्स का पूरा एस्ट्रॉइड्स आके पूरे अर्थ पे टकरा गए तो उसकी वजह से डायनासोर्स नहीं रहे। ऐसे अलग अलग हाइपोथेसिस दिए गए, उसमें से एक हाइपोथेसिस कि अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, पर हमको करेक्ट कोई भी हाइपोथेसिस कौन सा है ये नहीं पता। मतलब डायनासोर गायब कैसे होगा इसका मेन रीजन तो अभी भी नहीं पता। हाँ, ये अलग बात है कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पे। करेक्ट। अब आते हैं, अगर तुमने सुना होगा कि डायनासोर्स कौन से एरा में रहे हैं, जुरासिक एरा में, जुरासिक पीरियड में। उसके बाद कौन सा पीरियड आता है, क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है। अब बोलोगे मैम ये तो सब नहीं पढ़ा। हाँ, क्योंकि इवोल्यूशन में आता है और अनफॉर्चुनेटली इवोल्यूशन कट चुका है तुम्हारे टर्म 2 से, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो जरूर पढ़ लेना। तो वापस डायनासोर्स एंटर किए किस में थे, जुरासिक में, जो उनका गोल्डन एज था, तभी तो नाम था मूवी का जुरासिक पार्क। क्यों? क्योंकि ऐसा पीरियड जहां पे डायनासोर का क्या था, बूम था, इंसान नहीं था तब। ठीक है। उसके बाद कौन सा एरा आया तुम्हारा, क्रिटेशियस एरा, जहां पे डायनासोर क्या हुए, मर गए, रीजन ही नहीं पता। तो वापस डायनासोर कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, the extent to which number of different species are equal or skewed with refer to। अब देखो, अब बोलो कि मैम इतनी टफ लैंग्वेज क्यों पूछी है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये एक्चुअली तुम पढ़ चुके हो। किस फॉर्म में, याद करो, हमने एक स्पीशीज एरिया रिलेशन वाला ग्राफ पढ़ा था। एक लाइन ऐसी स्ट्रेट जाती थी, एक लाइन थोड़ी ऐसी बेंड हो जाती थी। कुछ कुछ याद आया? एक्स एक्सिस पे बताओ क्या था वहां पे, वहां था तुम्हारा एरिया। एरिया मतलब क्या मैम, जितनी स्पीशीज एरिया को एक्सप्लोर करेगी उसके अंदर क्या तुमको मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी। तो तुम्हारे वाई एक्सिस पे क्या था, स्पीशीज रिचनेस। अब देखो, जब बोलोगे मैम ये ग्राफ तो हमको पता है, आपने बोला था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा कि स्पीशीज एरिया को एक्सप्लोर करते चले गए, उसमें डाइवर्सिटी आ गई, पर हमेशा ही वो इस टाइप का नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके ये सारी कहानी रुक जाएगी। ये तो हमको पता है, वही तो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। नहीं समझ में आ रहा? देखो, द एक्सटेंट टू विच नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मतलब क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी आर इक्वल और स्क्यूड विद रेफर टू। बताओ कि पर्टिकुलर जगह एक स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिल रही है, वो किसके बराबर या किससे रेफर करती है कि उस जगह तुमको क्या मिल रहा है, एक रिलेटिव अबंडेंस या स्पीशीज का एवनेस। अब बोलोगे मैम ये क्या लिखा है, नहीं समझ में आया। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले वही, हम अगर कुछ नहीं पता होता हम कैसा मेथड यूज करते हैं, डिडक्शन मेथड। तो एक एक करके पहले पता चलते हैं। तो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज एवनेस। अब बोलोगे मैम सब कुछ तो एकदम आसपास है, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये वाला ऑप्शन है। देखो समझो बात को, रिलेटिव एबंडेंस का तो मतलब समझते हो, करेक्ट। क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह के, वापस इसी ग्राफ पे आओ, तो जैसे जैसे तुम जाते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में तुम्हें स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंस मिलेगा। रिलेटिव अबंडेंस मींस पहले वाले एरिया के कंपेयर में इस एरिया में बहुत ज्यादा स्पीशीज में अलग अलग तुम्हें स्पीशीज का फॉर्म मिलेगा। तो वही तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज किसके बराबर होगी, उस जगह कितना अबंडेंस है। तो अकेला ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, और क्या रहेगा कि स्पीशीज में क्या रहेगा, इवननेस रहेगा। क्यों इवननेस रहेगा, ऐसा नहीं मिलेगा तुमको कि एक पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज तुम्हें बहुत सारे नंबर में मिल रही है, नहीं, तुम्हें बहुत 10 स्पीशीज मिल रही है। 10 स्पीशीज में से ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो दूसरा है वो 1 या 2 है, ऐसा नहीं है। सबके सब क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं डाइवर्सिटी के फॉर्म में भी बोलूं और अगर मैं पॉपुलेशन के फॉर्म में बोलूं। अब बोलोगे मैम बट पॉपुलेशन में हमने जो एनर्जी पिरामिड पढ़ा था उसमें प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा होता है। हाँ, तो हम उसी को बोल रहे हैं कि रिलेटिव अबंडेंस, मतलब हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल पे। पर अगर इंडिविजुअल स्पीशीज की बात की जाए तो जितना उस एनर्जी पिरामिड को वो मतलब पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा है, साथ में डाइवर्सिटी भी फॉलो कर रहा है। तो ये एक्चुअली यही
क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो बट ऑब्वियस याद क्या रखोगे, स्पीशीज एरिया वाला रिलेशनशिप तो याद है, पर साथ में अगर मैं बोलूं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अब इसको स्टार मार्क करो, क्यों मैम, क्योंकि ये दो वर्ड्स को तुमको अब यूज करना है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे। तुम जब बोलोगे कि जब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप फॉलो होता है तो हमको क्या मिलता है, रिलेटिव अबंडेंस तो मिलता है स्पीशीज का, साथ में स्पीशीज क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, इवननेस। आई क्या बात समझ में? तो ये दो टर्म क्या हो गए तुम्हारी कीवर्ड्स अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों मैम? क्योंकि अभी जो सहोदय का पेपर आया है प्री बोर्ड का, उसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में पूछा हुआ है इन डिटेल्स में, और उन्होंने इन साइंटिस्ट के बारे में पूछा है, उनकी थ्योरी के बारे में। तो सोचो अब वापस इन डिटेल पूछा है, पर ज्यादा से ज्यादा इसकी मार्किंग वैल्यू 2 मार्क की, मतलब सेक्शन ए में ही पूछा है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने लिखा है उस क्वेश्चन में पेपर में, हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने दे दिया हो या देने वाले हो। तो अगर देने वाले हो तो ये है तुम्हारा एक क्वेश्चन, और दे दिया हो तो अपना क्वेश्चन पेपर देख लो, उनको देखो। अगर तुम क्वेश्चन पेपर में तो लिखा था कि बताओ जो थ्योरी ए.वी. हम्बोल्ट ने एक्सप्लेन की है, या ए.वी. हम्बोल्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में। तो बेसिकली इसी चैप्टर से रिलेटेड उन्होंने इसी क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया है, इसीलिए ये 4 साइंटिस्ट तुम्हें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इन चारों साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है ये भी याद होना चाहिए। अब बोलोगे मैम नहीं याद हो रहा, क्या करें, बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, कोई 2 साइंटिस्ट तो उतना तो याद रखना पड़ेगा। तो याद करो, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही थी मैंने बोला था चैप्टर का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, नहीं याद आ रहा, किसने? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एडवर्ड विल्सन ने। तो इतना तो भैया कंफर्म हो गया कि ए का क्या आंसर है, 2 है, क्योंकि हमको उतना तो याद है कि जो तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। उसके बाद अगर याद करो तुम्हारा आता है, जैसे अब तुम याद करो, ओके अब जैसे तुमने बोला ए.वी. हम्बोल्ट का मैम नहीं याद आ रहा, ठीक है, या फिर चलो पॉल एनरिच, उनका तो याद होगा, जल्दी बताओ पॉल एनरिच का क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये तो अपन को याद है, वही प्लेन वाली, हर स्क्रू है, अगर एक स्क्रू, हर स्क्रू किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। हमें डायरेक्ट लिंक या हमें कुछ कुछ स्पीशीज का तो पता है कि कैसे इंटरडिपेंडेंस है, हर स्पीशीज का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता, पर वो किसकी तरह है, स्क्रू की तरह है, जो किसको जोड़ के रखा है, प्लेन को जोड़ के रखा है। स्क्रू हुआ तुम्हारा स्पीशीज, प्लेन क्या हुआ तुम्हारा इकोसिस्टम। एक स्क्रू निकालो, धीरे धीरे करके सारे स्क्रू निकलने शुरू हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये किसने दिया था, ये दिया था तुम्हारे किन्होंने, पॉल एनरिच ने। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब ये तो पता है। अब देखो सपोज करो तुम लोग सी को भूल गए कि नहीं याद आ रहा मैम, पर चलो एक तो चीज याद है कि बी का आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड वाला, ठीक है। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिडक्शन मेथड, ठीक है। हमको 4 ऑप्शन में से 2 का आंसर पता है, एक ये पता है, सपोज करो तुम एडवर्ड विल्सन भी भूल गए, एज्यूम कर रहे हैं, पर एक और पता है कि रॉबर्ट मे ने कुछ बोला था। क्या बोला था? हमने अभी तक क्या पता किया है कि अराउंड 1.3 मिलियन स्पीशीज अभी भी है अपने अर्थ पे, ठीक है, पर इन्होंने बोला था नहीं अभी तो येट टू डिस्कवर है, बहुत सारी स्पीशीज है। तो ये किसका स्टेटमेंट था, रॉबर्ट मे का। मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आया, डी का आंसर क्या आया, फर्स्ट। अब देखो इन 2 का ही यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे, कैसे? तो सबसे पहले वो ऑप्शन को कैंसिल करो जिसमें बी का थर्ड नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बी का थर्ड है, मतलब ये अभी ऑप्शन हो सकता है। बी का 1 दिया है, बी का 1 दिया है, ऑटोमेटिक कैंसिल। अब 1 तो तुमको पता है 1 किसका आंसर होगा, डी का ही आंसर होगा। तो देखो तुमको 2 ही ऑप्शंस पता है और 2 से ही आंसर निकल आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गए कैंसिल तुम्हारे। अब तुमको ये कंफर्म है कि डी का होने वाला है 1। अब इन दोनों को देखो, डी का 1 किस में है, इसमें है, तो अब बट ऑब्वियस ये भी हो गया कैंसिल। तो तुमको जरूरी नहीं है कि चारों के चारों याद रहे, 2 भी अगर याद है तो भी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। यही मैकेनिज्म नहीं, यही टेक्निक तुमको यूज करनी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत बार अब देखो
बोर्ड का तो कोर्स तुम लोग सब याद कर लोगे, पर नीट एंट्रेंस एग्जाम लेवल का, नीट हो, ICMR हो या ICAR हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा आईसर्स के एग्जाम्स हो, ये सब या इतना ज्यादा वास्ट कोर्स होता है, याद नहीं कर सकते। वहां पे हम क्या करते हैं, हम ट्रिक यूज करते हैं कि अगर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हों स्पेसिफिकली इस टाइप के, और वहां जो कॉम्बिनेशन वाले हों, और 4 में से हमको अगर 2 के आंसर याद आते हो या पता हो, कंफर्म है कि हमको 2 तो पता ही है, तो हम 50 को क्या कर देंगे, डिड्यूस कर देंगे, और फिर उसमें से हम अपनी ट्रिक लगा के आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, क्योंकि इस इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से आखिरी वाला जो चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से, उनमें से 4 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में तो डायरेक्ट इनकी थ्योरी ही पूछ रहे हैं नाम देके कि बताओ इन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या थ्योरी थी, और एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। डाइवर्सिटी कैन बी प्रमोटेड बाय। अब देखो, प्रमोट करना है, बोलोगे मैम प्रमोटेड बाय मतलब कैसे, क्या मूवी है क्या, कोई प्रमोशन लगेगा? नहीं भैया, मूवी नहीं है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, अगर अपन वही एनर्जी डायग्राम देखे, हम पिरामिड देखे है ना, जो एनर्जी फ्लो वाला, नीचे बताओ कौन आता है, प्रोड्यूसर, मैं पी लिख रही हूँ प्रोड्यूसर के लिए। उसके ऊपर कौन आता है मैम, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, करेक्ट, जो जनरली कौन होते हैं, तुम्हारा हर्बीवोर होता है। सेकेंडरी पे कौन आता है, जो मैम जनरली कार्निवोर होता है। टर्शरी पे कौन होता है मैम, कार्निवोर होता है। हम हो सकता है शेर हो सकता है, करेक्ट। अब मुझे ये बात बताओ, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में मुझे जो सबसे टॉप वाली जो ट्रॉफिक चेन में आता है, जिसमें कौन कौन आता है, इंसान, इंसान को छोड़ दो क्योंकि इंसान ने तो हर चीज में तबाही करके रखे, वो तो है ही डोमिनेंट बाय नेचर, है ना। अब बाकी कौन आया मैम, तो देखो बाकी कौन कौन, अगर मैं मरीन वाले जगह पे जाऊं, मरीन या मरीन से ज्यादा करेक्ट वर्ड है, अगर मैं रिवर्स, पानी, वाटर बॉडीज के बारे में बात करूं तो वहां का टॉप प्रीडेटर कौन है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो रेप्टाइल्स में से कौन है, मेरा क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल हो गया, एलिगेटर्स हो गए। अगर मैं फिशेस में से टॉप प्रीडेटर्स की बात करूं तो शार्क हो गई, है ना, फिर उसके बाद किलर वेल हो गई, ये सारे मेरे टॉप प्रीडेटर्स में आते हैं। अगर मैं लैंड या टेरेस्ट्रियल जगह ग्रासलैंड्स के बारे में बात करूं तो मेरा लायन, चीता, लेपर्ड, उसके बाद टाइगर, ये सब कौन हो गए, टॉप प्रेडेटर्स हो गए। तो अगर मेरे को इतना समझो बात को कि अगर मेरे को वेरिएशन या मेरे को इकोसिस्टम देखना है, कि मैंने बोला भैया ये वाला इकोसिस्टम बहुत रिच है नेचर में, इसका मतलब क्या है, उसमें जो मेरे जो टॉप प्रेडेटर्स है ना, जो टॉप वाले फूड चेन में टॉप पे आते हैं, उनमें मेरे को बहुत ज्यादा बोल सकते हैं वैरायटी मिलेगी, मतलब बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट रहेंगी इस वाली कैटेगरी को बिलोंग करने के लिए। और ये वाले कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट स्पीशीज। सुना होगा तुमने, जैसे बोलते बताओ, ये तो तुमको पता है, जंगल का राजा कौन है, तो बोलोगे मैम शेर। क्यों, क्योंकि शेर क्या है, एक डोमिनेंट स्पीशीज है। उस पूरे एरिया के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का काम कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। कैसे, उसने किसको कंट्रोल किया, उसके नीचे वाले को, नीचे वाले ने किसको कंट्रोल किया, उसके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को, उसके ट्रॉफिक लेवल ने किसको कंट्रोल चेक में रखा, प्रोड्यूसर्स को। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूं कि मेरा जो डाइवर्सिटी है वो कैसे प्रमोट किया जा सकता है, मेरे डोमिनेंट स्पीशीज से। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी मिल रही है तो इतना याद रखना, मुझे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो टॉप पे है उसकी मिलेगी। मतलब समझ लेना मेरा पूरा इकोसिस्टम कैसा है, रिच है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या आया मेरा, डोमिनेंट स्पीशीज। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो मैंने बताया था कि ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं। बहुत बार क्या करेंगे, वो सब हटा देंगे, बोलेंगे ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ, या फिर बोलेंगे बताओ इस डायग्राम में जो लेबल है उसको क्या बोलते हैं, किसके अंडर आता है। ठीक है, तो अपना हॉटस्पॉट वाला क्वेश्चन तो फिक्स है एग्जाम में। अब इन्होंने क्या पूछा है, नेम टू मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया। तो रिच जोन अपने पास 4 है, हॉटस्पॉट जोन उनमें से 4 में से कुछ भी बोल दो। अब ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर ये ऐसे फॉर्म में नहीं आएगा, ये आएगा सेक्शन ए में, अगर इतना ही पूछना है उनको तो। पर इतना कोई नहीं पूछता बॉस, इसके साथ कॉम्बिनेशंस लग जाते हैं क्वेश्चन के। कैसे, वो बोलेंगे डिफाइन, आएगा ये तुम्हारे सेक्शन ए में ही, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अब पूछना उनको यही है, पर वो कुछ मार्क इस वाले क्वेश्चन को भी देंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारे 1 मार्क के लिए। इसी के साथ दूसरा पार्ट रहेगा, दैट व्हाट आर द डिफरेंट हॉटस्पॉट्स found
फाउंड इन इंडिया एंड नेम देम। या फिर अब हॉटस्पॉट्स नहीं पूछना है तो इस स्टेटमेंट की जगह पे ये उठा के ये स्टेटमेंट दे देंगे, मतलब चल रहा एक ही क्वेश्चन है। तो देखो नेम टू, अब देखो क्या करेंगे वो, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ जिसको गया 1 मार्क, उसी के दूसरे मार्क के लिए अब इतना स्ट्रेट तो कोई पूछता नहीं है कि व्हाट आर डिफरेंट हॉटस्पॉट, नेम द फॉलोइंग हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया, नहीं, वो क्या बोलेंगे, नेम द 2 मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली वो हॉटस्पॉट्स ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन को, कभी भी कोई अब डायरेक्ट पूछना कर दिया है उन्होंने बंद, इसी को थोड़ा ट्विस्ट मतोड़ मरोड़ के पूछने वाले हैं। तो अब अगर तुमको जोन्स लिखने के लिए, अब बोलोगे मैम आप तो बोल रहे हैं सेक्शन ए में आएगा 2 मार्क में, हाँ 1 मार्क जाएगा मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी में, दूसरा मार्क जाएगा किस में, हॉटस्पॉट में। अब वो बोल रहे हैं कि बताओ 2 हॉटस्पॉट, तो और कैसे डिवाइड हुआ ये, आधा मार्क एक हॉटस्पॉट के लिए और बचा हुआ आधा मार्क दूसरे हॉटस्पॉट के लिए। तो समझो एग्जाम का पैटर्न समझो, उसका मार्किंग टेक्निक समझो, कीवर्ड्स पकड़ने शुरू करो और फिर अपना पेपर लिखना शुरू करो। हो सकता है तुमको सप्लीमेंट्री की भी जरूरत ना पड़े, उतने में ही काम हो जाए, फुल मार्क्स लेके आओ, पर अपन को सही वर्ड सही टाइम पे सही क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना। चलो तो 2 हॉटस्पॉट अपने पास तो 4 है, उसमें से कुछ भी लिख दो। एक लिख दो तुम्हारा क्या पूरा वेस्टर्न घाट्स, दूसरा हो गया क्या तुम्हारा सुंडालैंड्स, तीसरा हो गया क्या तुम्हारा इंडो बर्मा रीजन, आखिरी क्या हो गया तुम्हारा द ग्रेट हिमालयास, ठीक है। आई बात समझ में। तो अपन को अब क्या पहचानना है कि इस क्वेश्चन को अब तुम्हें पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अरे इस क्वेश्चन की वैल्यू याद रखो। जैसे कोई भी चीज जो डिफाइन से शुरू होती है ना, जो टर्म्स हो गए वो सारे के सारे उठा के कहां जाएंगे, सेक्शन ए में 2 मार्कर में, या फिर अगर उन्होंने वहां नहीं रखा तो वो उठा के कहां डालेंगे, केस स्टडी बेस के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं ना उसके अंदर। पर वापस वहां वो डिफाइन नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई ए, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जनरली डायग्राम दिया रहेगा, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई ए। सपोज करो इसी को हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने बोल दिया ए बी सी और डी, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड अंडर व्हाट कैटेगरी डू दे कम। मतलब बेसिकली वो हॉटस्पॉट ही पूछ रहे हैं, अब हॉटस्पॉट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो तुम उसी को कैसे फिर लिखोगे, पूरा हॉटस्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई बात समझ में। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। About 200 species of cichlid fish become extinct when a particular fish was introduced in Lake Victoria of Africa. Name the invasive fish. याद करो ये हमने किसके अंडर पढ़ा था, जो evil quadrant है, मैंने बताया था वो important है, क्यों, इसी नाम से पूछा भी जाता है। सिर्फ तुम्हारा ये इवल क्वाड्रेंट इतना फेवरेट है कि वो अभी अभी मतलब सिर्फ सीबीएसई तक नहीं रुकता ये क्वेश्चन, ये आ जाता है नीट में, ये आ जाता है उसके बाद तुम्हारे आईसीएमआर वाले क्वेश्चन में, ये आ जाते तुम्हारे कोई अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन जो तुम वाइल्ड लाइफ में करना चाहते हो उसमें। उसके बाद यहीं तक नहीं रुकेगा, जब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें भी आ जाता है। मतलब कितना प्यार है इस क्वेश्चन से। तो देखो इसी को या तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, अगर डायरेक्ट नहीं पूछा तो पार्ट पार्ट में पूछ लिया। तो जल्दी से बताओ, अगर कोई दूसरी स्पीशीज उस जगह पे आ जाती है जहां पे पहले से कोई स्पीशीज रह रही थी, वो स्पीशीज उस एरिया की लोकलाइट स्पीशीज थी या नेटिव स्पीशीज थी, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, हम बोलेंगे एलियन इन्वेजन। याद करो थर्ड पॉइंट था उसका। तो एलियन इन्वेजन मतलब जादू का इन्वेजन नहीं बाबा, जादू कहां से आ गया यहाँ पे। एलियन मतलब कोई दूसरी स्पीशीज दूसरी जगह से आके यहाँ आ गई। अब यहाँ की जो लोकलाइट स्पीशीज है उसको क्या होने लगा, कंपटीशन मिलने लगा, और वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की क्या होने लगी, कमी होने लगी, और प्रोजनी पैदा करने का रेट या प्रोजनी रिप्रोड्यूस करने का रेट जो एलियन स्पीशीज आई थी वो बेटर अडेप्ट कर चुकी थी, और ये वाली स्पीशीज को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली इस स्पीशीज का क्या हुआ, एक्सटिंक्शन। आई क्या कहानी समझ में, यही तो पूछ रहे हैं। देखो तो अब ये तुमको याद रखना है। क्यों याद रखना है मैम, क्योंकि तुम्हारी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है और एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अपन को याद रखना है कि कौन सी लेक विक्टोरियन ऑफ अफ्रीका में कौन सी एलियन स्पीशीज थी, तुम्हारी नाइल पर्च थी। क्या हुआ था उसके बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लार्ज प्रीडेटर फिश इन द लेक कॉज द एक्सटेंशन ऑफ द नेटिव स्पीशीज। इसी को क्या बोलते, एलियन इन्वेजन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
एनिमल आर नॉट एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम, जस्टिफाई। वो बोल रहे हैं एक इकोसिस्टम में एनिमल की जरूरत ही नहीं है। बताओ, अब मतलब ये पूछ नहीं रहे हैं कि सही है कि गलत है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, उन्होंने बोला ये सही ही है। अब बताओ, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो जस्टिफाई बोलते हैं या रीजन इट, ये सीधे सीधे उठा के चले जाते हैं सेक्शन बी में। अब बोलोगे मैम इसका आंसर तो 2 लाइन का ही है। हाँ, इसका आंसर 2 लाइन का है, तुम चाहो तो और डिटेल एक्सप्लेन करके और 4 लाइन का बना दो, उससे ज्यादा नहीं आंसर जाएगा। पर ये मार्किंग स्कीम में 1 to 1.5 तक ही मार्क्स गेन करेगा। और जितने भी रीजनिंग के, ठीक है, जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे कहाँ जाने वाले, सेक्शन बी में। आप बोलोगे मैम सेक्शन बी तो 3 मार्क का रहता है, तो ये तो आप बोल रहे हो कि 1 या 1.5 ही मार्क्स गया। हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा सब पार्ट रहेगा, या फिर 3 मार्क में जाएगा, 3 मार्क में एक सब पार्ट रहेंगे, 1 मार्क ईच। तो देखो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रेड लिस्ट, गिव 2 यूजेस ऑफ रेड लिस्ट। अरे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। वापस जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन करके जो भी चीज आएंगी वो कहाँ आएंगी, अब तो तुमको भी पता चलने लगा है, आएगा वो सेक्शन ए में। जैसे हुआ डिफाइंड इकोसिस्टम, डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, डिफाइंड रेड लिस्ट, तो ये सब कुछ कहाँ आकर चला गया, डायरेक्ट के डायरेक्ट चला गया सेक्शन ए में। चलो अब आंसर पढ़ते हैं। तो पता ही है, वापस इस क्वेश्चन के चांसेस आने थोड़े कम है, बट हमको तो फुल एंड फुल स्कोर करना है, तो सब कुछ पढ़ के जाना है भैया। तो देखो, IUCN मेंटेन अ रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट विच इज कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। अब इसमें कीवर्ड क्या रहा, अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर वो वर्ड लिख दिया हमने आंसर में तो मिल जाएगा भैया मार्क्स। तो इस अगर किसी ने पूछा रेड लिस्ट क्या है, एक ऐसी लिस्ट जो क्या मेंटेन कर रहा है, उन टैक्सा याद करो, स्पीशीज का एकदम जो छोटा वाला, जो सबसे छोटा की रहता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा ही बोलते हैं। 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अगर याद आ रहा है तो, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, लिस्ट बनी रहती है उन सब स्पीशीज के बारे में जो किस रिस्क में है, एक्सटेंशन के रिस्क में है। इट एम टू कन्वे द अर्जेंसी ऑफ कंजर्विंग थ्रेटेंड स्पीशीज टू द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स सो एज टू रिड्यूस स्पीशीज एक्सटेंशन। अच्छा, एक और चीज, इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना है, तो वो क्या करेंगे पता है तुमको, ये लोगो उठा के दे देंगे। अब बोलोगे मैम बुक में तो लोगो दिया नहीं है। हाँ नहीं दिया है, पर रेड लिस्ट तो मेंशन किया है। अब जो चीज उन्होंने मेंशन कर दी तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर भी रेड लिस्ट का नाम दिया रहेगा और फिर बोलेंगे बताओ दिस सिंबल, अगर इसी को रखना है किसमें, सेक्शन सी में, तो वो बोलेंगे दिस सिंबल रेफर टू समथिंग, व्हाट्स इट्स पर्पस। वापस ये पूरा का पूरा 5 मार्क का नहीं जाएगा, जो सेक्शन ए का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसका 1 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो, तो यूजेस क्या है इसके, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज। तो वही अवेयर करना है कि कौन सी डेंजर जोन में है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, बस उतने ही कीवर्ड है। अब देखो, अब बोलोगे मैम 1 मार्क के लिए इतना थोड़ी ना लिखेंगे। हाँ, इतना थोड़ी ना लिखेंगे, बट उसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है इसी को क्या बोलते हैं, की टर्म्स, है ना, तो इनको लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति। वापस अगर दो मार्क का पूछा है तो प्लीज 2 पैरा मत लिख के आओ। होता क्या है, अगर मैं चेक करूं, जब मैं चेक करने जाती हूँ कॉपी, तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढती हूं। अगर कीवर्ड्स मिल गए तो टिक एंड मार्क, कीवर्ड्स नहीं मिले और कहानी लिखते जा रहे हो, हिस्ट्री का पेपर थोड़ी ना है, तो फिर क्या आने लगता है, बायोलॉजी टीचर को आने लगता है गुस्सा, और फिर मार्क्स कटने के हाई चांसेस हो जाते हैं ना। तो अपन को कैसे प्रेजेंट करना है पेपर, ऐसे कि सामने वाला क्या है, एकदम उसको कुछ पता ही नहीं है, अपन को उस वे में वो पेपर का प्रेजेंटेशन रखना है और उसको कम से कम कष्ट हो, है ना, ताकि वो सिर्फ देखे, पढ़े, टिक मारे, मार्क्स दे दे। तो उस टाइप का अगर तुम पेपर प्रेजेंट करोगे, इसलिए हम क्या अंडरलाइन कर रही हूं मैं यहाँ पे, की वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं, तो तुम्हारा स्कोरिंग का चांस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, ये कंपोनेंट्स एक बार इन्होंने एज इट इज पूछ लिया था, वापस एक मार्क का ही क्वेश्चन था, या फिर अगर मार्किंग स्कीम चेंज की तो 1.5 मार्क का क्वेश्चन बनता था, ठीक है। अब इसी को पिछले साल उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज करके क्या किया, ऐसा पाई डायग्राम बना दिया कुछ इस तरीके से,
ठीक है। बीच में क्या लिख दिया, इस वाले जगह पे लिख दिया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। अब ये तुम्हारी पहली ही लाइन है इस चैप्टर में बुक में लिखी हुई। कौन कौन से डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अपन को अब उन्होंने क्या बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी लिख दिया, ऊपर लिख दिया 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ए, बी एंड सी, फिर लिख दिया आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। देखो चीज वही है, तोड़ मड़ोड़ के पूछ रहे हैं, तो अपन को क्या रहना है, अवेयर रहना है। तो जल्दी से बताओ, जो 3 कंपोनेंट्स है बायोडाइवर्सिटी के क्या है, हर चीज कहां से शुरू होती है, जीन लेवल पे। तो जीन लेवल मतलब डीएनए लेवल पे। डीएनए मतलब क्या है मैम, डीएनए या आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो तुम्हारी पहली डाइवर्सिटी कहां देखने को मिल रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी, अब जेनेटिक्स जब एक्सप्रेस करेगा, फिनोटाइप बनेगा, फिनोटाइप तुमको दिखने लगेगा, फिर बोलोगे अरे ये तो अलग दिख रहा है, अरे ये ऑर्गेनिज्म तो अलग दिख रहा है, ये दोनों अलग है, जेनेटिकली भी, जीनस वाइज भी, स्पीशीज वाइज भी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसी को बड़े बड़े लेवल पे देखने लगो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। भैया मैंने बोला था, देखो ये डिफाइन, इनको बायोडाइवर्सिटी वर्ड से ना बहुत प्रेम है। वो बोलेंगे हु टर्म द वर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट डज इट मीन। वापस थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, किसने टर्म दिया था, नहीं याद आ रहा, जल्दी बताओ। 4 साइंटिस्ट मैंने बोले थे इस चैप्टर में से याद रखना है, नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। देखो कुछ कुछ याद आया, किसने दिया था टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो आया तुम्हारा एडवर्ड विल्सन। तो देखो अगर उन्होंने पूछा है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, हाँ तुम चाहो तो अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, बट अगेन डिपेंड करेगा क्या उनकी मार्किंग स्कीम है, उनकी मतलब किसकी, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में। क्यों, देखो मैं भी एक इवैल्यूएटर हूं, मैं जब जाती हूँ इवैल्यूएट करने, हमको क्या मिलता है कि एक दिन में हमको 100 कॉपीज चेक करने, ठीक है। अब उनकी मार्किंग स्कीम में जो आंसर की रहती है, अगर उसमें उन्होंने लिखा है पॉल एंड्रिच, तो ठीक है भैया हम मार्क देंगे। उसकी उनके आंसर की में लिखा है उन्होंने नाम एडवर्ड विल्सन, तो हम मार्क देंगे। ये अलग बात है, अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यू कैन राइट डाउन, ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वही चीज मैंने बताई थी। वापस आते हैं जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11। अगर तुमने वापस ध्यान से देखा होगा, अभी जो सहोदय के प्री बोर्ड्स के पेपर आए थे उसमें सेक्शन ए का डायरेक्ट क्वेश्चन यही था, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, और उसी का सेकंड पार्ट था डिफाइन कम्युनिटी। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इतना क्लियर हो रहा है मैम कि जो वर्ड्स का आंसर 2 या 3 लाइन में खत्म हो सकता है, वो सारा सीबीएसई उठा के कौन से सेक्शन में डालने वाला है, सेक्शन ए में। तो अपन को ये समझ में आ रहा है, डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी अगर इतना ही पूछ रहा है तो वो कौन से सेक्शन में जाएगा, सेक्शन ए में, जो है 2 मार्क्स का। नेम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स ऑफ इंडिया। अरे ये तो देखो किया हुआ है अपन ने, बताओ जल्दी कौन कौन से है। पहले, बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द होल रेंज ऑफ देयर वेरिएंट या बायोटाइप्स एंड जीन अलोंग विद देयर इंटरैक्शन एंड प्रोसेस। बट ऑब्वियस उनके अंदर वेराइटी है, याद करो। अगर सपोज करो तुमको ये सब नहीं लिखना है मैम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं होता, कोई बात नहीं। बताओ मैंने क्या बोला था, अगर किसी की डेफिनेशन लिख ली है बायोलॉजी में तो तुम उस वर्ड का क्या करोगे, डाइसेक्शन। तो तुमने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को तोड़ दिया। बायो मतलब क्या, लिविंग। अब लिविंग को अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर, स्पीशीज, जेनेटिक वेरिएशन। अब वेरिएशन मत बोलो क्योंकि वो डाइवर्सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। अब याद करो तुमने कंपोनेंट्स भी पढ़े थे, वो सारे टर्म भी लिख सकते हो, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम, याद करो। अब इसी में क्या मिल रहा है तुमको, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन, ठीक है, स्पीशिएशन, अलग अलग वेराइटीज मिल रही हैं। तो बस उसी को तो लिखा है उन्होंने। सो वापस पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनो। बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। याद करो मैंने बोला था 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम, तो वो वर्ड कहां से लिया, यहां से लिया। डिफरेंट स्पीशीज, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, आगे बात समझ, ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द होल रेंज ऑफ देयर वेरिएंट, बायोटाइप एंड जीन। तो जहां उन्होंने जीन वर्ड यूज किया है मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक। उसके बाद अलोंग विद देयर इंटरैक्शन एंड प्रोसेस, एट द एंड वो सारे वेरिएशन लाके, वैरायटी लाके करेंगे क्या,
देखो ये ऐसी चीज है, मार्केट में एक डिजाइनर ने सपोज करो लहंगा, है ना, या सपोज करो जीन्स, जीन्स के बहुत सारे वैरायटी ले आए, हाँ, मंकी वॉश जीन्स, रिप जीन्स, फिर बेल बॉटम जीन्स, फिर ब्लैक कलर की जीन्स, फिर व्हाइट कलर की, पेस्टल कलर की जीन्स, सब आ गई। पर अगर तुम लोग पहनोगे ही नहीं, मतलब इंटरैक्शन ही नहीं होगा, तो मतलब क्या है, तो इंटरैक्शन वर्ड कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर याद होगा तुमको इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन में हम इंटरैक्शन वर्ड यूज करते हैं। कैसे? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो इंटरैक्शन तो बोलना पड़ेगा बॉस, ठीक है, तभी तो तुम्हारा पूरा डेफिनेशन कंप्लीट होगा। तो इंटरैक्शन एंड प्रोसेसेस, दिस वाज कॉइन्ड बाय, देखो यहां पे वापस उन्होंने अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी। अब बोलोगे मैम पूछा तो नहीं है, पूछा नहीं है, पर इससे तुम्हारा आंसर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बोल रहे मैम वैल्यू इंक्रीज करके करेंगे क्या, बताती हूं। सपोज करो थोड़ा बहुत तुमने यहाँ पे एक हाथ दो वर्ड खा गए, ठीक है, भूल गए, नहीं याद आ रहा, बहुत प्रेशर था, एकदम पसीना आ रहा था, जो इवैल्यूएटर था, इन्विजिलेटर था, वो बहुत घुर घुर के देख रहा था, है ना, फिर एकदम डर लग रहा था सेंटर में जाके। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो जब कोई चेक करेगा ना, वो सोचेगा अरे यार एक वर्ड मिस किया है, पर कोई बात नहीं, उसकी जगह पे दूसरी चीज तो लिखी है, तो चलो मार्क्स दे देते हैं। कुछ आई समझ में? तो ये स्ट्रैटेजी कैसी है, मार्क्स गेन करने की। तो जब भी मैं बोलूंगी कि ये तुम्हारे आंसर की वैल्यू बढ़ा देता है, मतलब क्या करेगा, सामने वाला जो चेकर है उसके दिमाग में इंपैक्ट डालेगा कि देखो मेरे को एक्स्ट्रा भी आता है। ये अलग बात है कि 3 चीजें पूछी थी, उसमें से अभी थोड़ी सी एक याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये टाइप का ऐसा एक्सक्यूज हो गया, मैम अभी याद तो किया था पर अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप को हम पेपर में लिख के आ रहे हैं, पर पेपर में लिखने के लिए सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हमें देखो सब कुछ आता है, भले तुमने पूछा नहीं पर हम बता तो रहे वापस। अब बोलोगे मैम फिर तो हम भर भर के लिखेंगे, ये गलती प्लीज मत करना, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो टर्म वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन। तो देखो 1 या 2 पॉइंट तुम एक्स्ट्रा लिख के आओगे तो उससे सिर्फ आंसर की, अपन को 1-2 पैरा नहीं एक्स्ट्रा लिख के आने, 1-2 पॉइंट बस, ध्यान से सुन लो। उसके बाद 2 डाइवर्सिटी रिच जोन कौन से है, अरे तुम हॉटस्पॉट ही उठा के लिख दो, कौन कौन से, सुंडालैंड्स, कहाँ पे, अंडमान निकोबार। दूसरा क्या हुआ, हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स, और जल्दी से बताओ एक और कोई बच गया, कौन सा, इंडो बर्मा रीजन। तो उनमें से तुम कुछ भी चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू। देखो वही चीज है, अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, जीन में वेरिएशन, डीएनए में वेरिएशन, फिर उस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कंट्रोल कर रहा है, उसी में तुमको वेराइटी दिख रही है। तो फाइनल रिजल्ट ये हो रहा है कि जीनोटाइप में चेंज है तो फिनोटाइप में चेंज दिख रहा है, उसी तो को तो बोल रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन। अब ये है तुम्हारे काम का क्वेश्चन, मार्क करो स्टार। क्यों? अब वो इतना सिंपल नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ये जो मैंने मार्क करवाया है वो आएगा तुम्हारे किस में, रीजनिंग में। याद करो मैंने बताया था जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा वो जाएगा सेक्शन ए में, अगर उसका आंसर 2-3 लाइन का है। अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ तो रीजनिंग का क्वेश्चन कहां जाएगा, सेक्शन बी में, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं। द टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीशीज। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रीजन, ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज द मोर चांसेस इट हैज इन सर्वाइविंग एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन। मतलब एनवायरमेंटल जो टॉलरेंस है, जितना भी अनइवन कंडीशन बनता जा रहा है, अनकंडीशनल जो एनवायरमेंट बाहर चेंज हो रहा है, उसका सर्वाइवल का चांस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। याद करो, नहीं याद क्या करना तुमने, तुम्हारा टर्म 2 में इवोल्यूशन कट ही चुका है, कोई बात नहीं पढ़ लेना। पर तो इवोल्यूशन में हमने ये देखा हुआ है, थोड़ा सा बता देती हूँ ये पॉइंट समझाने के लिए। तो इवोल्यूशन में ये देखा गया कि अगर किसी एक स्पीशीज में तुम्हें अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी मिल रही है, तो सपोज करो एक बीमारी हुई किसी एक को, तो वो जरूरी नहीं कि सारी स्पीशीज के सारे मेंबर्स को होंगी, सारी स्पीशीज मतलब अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। सपोज करो एक कैट है, कैट की ही 2 वैरायटी है तुम्हारे पास, वैरायटी मतलब सब स्पीशीज हैं, ठीक है। अब एक कैट को वो बीमारी हो गई पर दूसरी को नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, जेनेटिक वेरिएशन था, जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, या इसी को हम बोल सकते हैं एक तरीके की रेजिस्टिविटी थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो बीमारी फैलती गई फैलती गई फैलती गई, इतनी फैल गई कि वो स्पीशीज साफ हो गई, पर उसकी जो दूसरी सब स्पीशीज थी वो जिंदा रह जाएगी। कुछ आई क्या बात समझ में? नहीं याद आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा मैम, चलो एक बात बताते हैं। जब तुमने कोरोना
के साथ तो हम सब लोग हैं। जब कोरोना आया था तो अराउंड 1 साल के बाद एक न्यूज आई थी कि इंडिया में 8.1 मिलियन, कितना 8.1 मिलियन लोगों के पास बाय बर्थ क्या है, उनके पास कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी है। अब बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ इन लोगों के पास कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी मतलब क्यों है, रेजिस्टेंस लिख रहे हो, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक ही चीज है, तो पर फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो कंफ्यूज मत करना। ओके, तो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी है मतलब मैम क्या, उनके अंदर इनबिल्ड ही कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता है। अब बताओ ये कहां से आई, क्योंकि ये जो क्षमता है वो पक्का या तो कोई प्रोटीन की मदद से हुआ होगा, या एंजाइम की मदद से होगा, या हार्मोन की मदद से होगा, या कोई बायोमोलिक्यूल की मदद से हुआ होगा। एट द एंड वो बायोमोलिक्यूल हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, एंटीबॉडीज हो, ठीक है, या कुछ भी हो, सबका सब प्रोसेस किसकी वजह से होता है, वो जीन की वजह से। जीन कहाँ पे है, उस सेल के जो न्यूक्लियस है उसके डीएनए के अंदर। अब बताओ, तो अगर कोई चीज डीएनए के अंदर चेंज हो चुकी है जिसका रिजल्ट तुमको फिनोटिपिकली दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ कुछ कैरेक्टर या तो रेजिस्टिविटी, तो तुम्हारा जीनोटाइप की चेंज हो गया तो फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो अब वो पर्टिकुलर इंसान लोगों को कोरोना डाल दो, वो क्या है, रेजिस्टिव, उनकी बॉडी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो, समझो बात को। अब बोलोगे मैम कोरोना तो ऑलरेडी ही इतना भयंकर चल रहा है, अब तो 4th वेव का सुन के भी हम बोर होने वाले हैं। हाँ सही सुन रहे हो, मैं भी बोर हो चुकी हूँ। पर अगर ये मानो कि ये ऐसी बीमारी होती कि जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट में आता आधे घंटे में वो इंसान खत्म हो जाता, सपोज करो, बोलोगे मैम वैसे ही तो इतना घटिया चल रहा है और आप सिचुएशन को वर्स कर रहे हो, समझाने के लिए, यही समझाने के लिए। तो देखो, अगर ऐसा कुछ होता कि आधे घंटे के कांटेक्ट में आके वो इंसान खत्म हो जाता तो सारे लोग खत्म हो जाते, एक्सेप्ट कौन, वही 1.8 मिलियन लोग जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन था जिसके कारण उनको मिल गई थी रेजिस्टिविटी कोरोना के अगेंस्ट। अब क्या होता, क्या मैं बोल सकती कि पूरा स्पीशीज ही साफ हो गया, ह्यूमंस का होमो सैपियंस सैपियंस खत्म हो गए, नहीं, वो लोग बचे रहे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या इंक्रीज करती है, सर्वाइवल किसके, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के। आई कहानी समझ। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। स्पीशीज विथ हायर जेनेटिक वेरिएशन टेंड टू बी मोर रेजिस्टेंट, देखो वही आ गई चीज, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। दे ऑल्सो शो ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ऑन द अदर हैंड जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आर हाईली प्रोन टू डिजीज एंड हार्श एनवायरमेंट। वही चीज, अगर हमारे ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, हम सब एक जैसे कॉपी रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता, अगर एक इंसान बीमार पड़ता है, इसका मतलब सीधा सा लॉजिक है कि सारे के सारे ह्यूमंस भी बीमार पड़ते, खत्म भी हो जाते, क्योंकि सबके सब क्या है, एग्जैक्ट कॉपी अंदर जीनोटिपिकली। पर ऐसा है नहीं, हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से अलग है, इसलिए हर स्टूडेंट क्या रहता है, यूनिक रहता है। तो कंपेयर मत करो किसी को भी, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम्हारे जैसा सिंगल पीस पैदा हुआ है पूरे दुनिया में, और इवन दूसरे जो तुम्हारे बाजू में बैठा है उसके जैसा भी, ठीक है। तो हर बच्चा क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो अगर ये यूनिकनेस ही तो हमारी क्या इंक्रीज कर रही है, हमारी चांसेस इंक्रीज कर रही है, किसके, सर्वाइवल के, किसके, दूसरा रेजिस्टेंस, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, और क्या इंक्रीज कर रही है, एडेप्टेबिलिटी। कुछ आई चीज समझ में। तो जेनेटिक रीजन, जेनेटिक वेरिएशन के कारण 3 चीजें पॉसिबल है, कौन कौन सी, पहले चांसेस ऑफ सर्वाइवल, दूसरा चांसेस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज या उसी को डिजीज रेजिस्टेंस बोल लो, और तीसरा एडेप्टेबिलिटी अगेंस्ट हार्श कंडीशन। तो यहां तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का, देखो वाई बोल दिया मतलब रीजनिंग का है, रीजनिंग का है मतलब 110% कहां जाएगा, सेक्शन बी में, ठीक है। कितने मार्क्स तक जाएगा, 1.5। देखो अब तुमको धीरे धीरे पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन देखो तो वो कहां लोकेट होना शुरू होगा, ठीक है, ओके। और अगर इन केस उसका आंसर 2 लाइन में है या 3 लाइन में है या मैक्सिमम 4 लाइन में है, तो वो पूरा का पूरा 2 मार्क्स का चला जाएगा सेक्शन ए में, ठीक है। और सब पार्ट्स में तो भैया केस स्टडी में तो जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि केस स्टडी भले 5 मार्क का है पर 5 मार्क इंटरनली डिवाइडेड रहेंगे 1 1 1 1 मार्क के, ठीक है।
चलो, तो वाई आर फर्स्ट पॉइंट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, मतलब बताओ कि एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, दूसरा पार्ट है उसका, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन कंसिडर टू बी मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो चलो पहला वाला देखते हैं। तो एलियन मतलब क्या, जादू नहीं, फिर से है ना वो ओम 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 वाला कोई जादू नहीं। एलियन मतलब एलियन, एलियन यहाँ कौन हो सकता है, ऐसा कोई भी स्पीशीज जो दूसरी जगह रहता था, यहाँ उसका हैबिटेट नहीं था पर आ गया, और यहाँ आके आया तो सही रहने लगे, पर इतना रहने लगा, इतना कूल चिल एनवायरनमेंट में बीतने लगा उसका दिन कि उसने वहां के क्या सारे यूज कर लिए, रिसोर्सेस यूज कर लिए, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, और खुद की प्रोजेनी क्या कर ली, बढ़ा ली। ठीक है, उससे रिजल्ट क्या हुआ कि वहां की लोकलाइट स्पीशीज मरने लगी, वही तो लिखा है। देखो, द एलियन स्पीशीज बिकम इन्वेजिव, इन्वेजिव मतलब क्या, जबरदस्ती घुस आना। अब बोलोगे मैम जबरदस्ती थोड़ी ना घुस आते, वो तो इंसान लेके आते हैं शौकिया तौर पे, हाँ, पर फिर भी उसको हम बोलेंगे कि इन्वेजन हुआ है। ठीक है, कभी कभी नेचुरली, कभी कभी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, हो सकता है हैबिटेट चेंज हो रहा होगा, हो सकता है अर्थक्वेक हो रहा हो, फ्लड आ रहा हो, उसकी रीजन की वजह से भी कभी कभी कोई नेचुरल तरीके से एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो जाता है, पर मेजॉरिटी इंसानी होता है। ठीक है, एंड कॉज अ डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। तो इंडिजिनस की जगह पे एक और वर्ड बोलोगे मैम नहीं याद रह रहा ये नाम, तो लिख सकते हो नेटिव स्पीशीज। क्या लिख सकते हो, नेटिव स्पीशीज। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, वापस एक ही एग्जाम्पल है, तुम्हारी बुक में इतना ज्यादा समझाया कि सारी बुक को और सीबीएसई बोर्ड वालों को प्यार हो गया है उस एग्जाम्पल से, तो अपन को भी प्यार करना है उसको, उस एग्जाम्पल से, मतलब याद रखना है। तो नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लीड टू एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश इन द लेक। देखो, अगर तुम कोई चीज देख रहे हो कि बार बार वही एग्जाम्पल किसी फॉर्म में दिया जा रहा है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस समझो। याद करो, मैंने बताया था कि ऐसे टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है पढ़ने से जो टॉपिक एक ही चैप्टर में 2-3 जगह आ गया, या वही टॉपिक 2-3 चैप्टर में अलग अलग जगह आ गया। ठीक है, मतलब वो टॉपिक अगर तुम बार बार किसी तरीके, सिर्फ बायो नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कहीं कहीं तुमको दिखता जा रहा है वो टॉपिक, तो भैया उसको याद करके जाओ, वो तो फंसना पक्का ही है। ठीक है, तो वापस हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब कोई दूसरा आ गया, यहाँ रहने लगा, जो पहले से रह रहा था उसको बोला अब तू निकल ले मतलब चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा न्यूट्रिएंट खा लिया है, तुम्हारा रिसोर्सेज यूज कर लिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो जो वहाँ की लोकलाइट स्पीशीज थी, नेटिव स्पीशीज थी या इंडिजिनस स्पीशीज थी, मर गई मतलब गुजर गई, मतलब हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई उस जगह से। एग्जाम्पल क्या दोगे, नाइल पर्च के बारे में दोगे, जो कहाँ पे आई थी, विक्टोरियन जगह, विक्टोरियन अफ्रीकन लेक में आई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, 200 स्पीशीज, वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। अब तुमको बताना है कि लॉस ऑफ हैबिटेट, अब लॉस ऑफ हैबिटेट से जल्दी बताओ, एग्जांपल हमने क्या याद किया था, अमेज़न फॉरेस्ट। ओके, मत देखो आंसर, अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का दूसरा नाम नहीं याद आ रहा, लंग ऑफ द अर्थ। लंग ऑफ द अर्थ बोला है, तो बताओ कितने परसेंटेज ऑक्सीजन से वही निकाल रहा है, 21%। कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था, एयर में, एटमॉस्फेयर में कितना, एयर में कितना एयर का ऑक्सीजन का परसेंटेज है, बस उतना ही परसेंटेज हमारा अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एकदम इजी तरीका याद करने का। चलो, तो अब मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया कुछ भी भैया, मैंने कुछ नहीं किया। जो इंसान रह रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट रह रहे थे, वहां की जो गवर्नमेंट रह रही थी, उन्होंने बोला हमको सोयाबीन उगाना है, तो सोयाबीन उगाना है, तो क्या किया जाए, जमीन ही नहीं दिख रही, तो चले काम करिए, जो फॉरेस्ट दिख रहा है उसको थोड़ा चॉप करते हैं, वहां पे सोयाबीन उगाने लगते हैं। तो अब तुमने जब फॉरेस्ट चॉप किया तो उस पर्टिकुलर जगह का क्या लॉस हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया। क्यों, सिर्फ पेड़ ही तो नहीं कटे, पेड़ के ऊपर रहने वाले इतने सारे कीड़े मकोड़े, मतलब पूरा किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलियम, इसके अंदर कितनी सारी स्पीशीज होंगी, सब की सब क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। याद करो, सीधा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था, तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल हैं, बाल में तुमने पॉपुलेशन पाल के रखी है, ऐसा नहीं कर, अपन एग्जाम्पल एज्यूम कर रहे, तुम लोग नहीं कर रहे होगे, मेरे को पता है, ठीक है, मेडिकेयर लाइस यूज कर रहे होगे, तो बालों में कितनी भरी भरी पॉपुलेशन किसकी है, जुओं की, बस वो घूम रही है, उनकी पार्टी हो रही है वहां पे। अब तुमको क्या लगा, ये अति पॉपुलेशन हो गई, इन्होंने एकदम मस्त हैबिटेट बना लिया है तुम्हारे सर में, तुम्हारे ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रह रही है। जल्दी बताओ कैसा पैरासाइट है ये, एक्टो पैरासाइट, क्योंकि बॉडी के बाहर रह रहा है। ठीक, तो तुमने बोला एक काम करते, इनको हटाना है तो इनका हैबिटेट ही हटा देते, तो क्या कर लिया,
साफ कर लिया, एकदम टकले चिकने चिकने होके आ गए, तो हैबिटेट हो गया लॉस। अब ना रहेंगे माल, ना रहेंगी जुएं, है ना। तो सेम ऐसे ही होता है, अगर तुमने पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन ही कर डाला, भले पैचेस पैचेस में भी करो, मतलब फ्रेगमेंटेशन में उस फॉरेस्ट को कट डाउन करो, तो फॉरेस्ट जो तुम्हारा प्रोड्यूसर है, प्राइमरी लेवल है, अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो उसके ऊपर जो बाकी सब रहने वाले हैं, कौन, मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक, सब लॉस हो जाएगा सारे। हो सकता है बहुत सारी स्पीशीज का आखिरी घर ही वही हो, तो वही गायब हो जाएंगी। ठीक, तो देखो वही लिखा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन डिप्राइव द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर नेचुरल होम। डिप्राइव मतलब गायब हो जाता है, वो चीज बाहर निकाल दी, अब है ही नहीं, हैबिटेट लॉस हो गया तो वो जानवर कहाँ रहेगा। डिप्राइव द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर नेचुरल होम एंड हेंस लीड टू देयर एक्सटेंशन। बस घर नहीं तो बेघर हो गए, बेघर हो गए तो उन्होंने बोला जान दो, दुनिया से ही बेघर हो जाते हैं, एक्सटेंट हो जाते हैं। व्हेन large habitat are broken up into small fragment, जो fragmentation बोलते हैं, mammals and bird which require large territories and certain animal with migratory habitat are seriously affected. But obvious, अब जिसका जोन ही बड़ा है, लिविंग जोन ही बड़ा है, तो अगर तुमने वो इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया हटा दिया, तो वो भैया इतने इसमें एरिया में सपोज करो 4-5 शेर रह रहे थे, ठीक है, एक बड़े एरिया में, अब वो तुमने पूरा एरिया हटा दिया तो वो 4-5 शेर अब कहाँ रहेंगे। अब शेर किस पे डिपेंड थे, डियर्स पे, तो मतलब अगर वहां का जंगल साफ हुआ तो शेर तो गए, मतलब जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो तो गई। देखो मैं सब कुछ तुम्हारे बुक के ही टर्म्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो डोमिनेंट स्पीशीज तो गई, साथ में उसके जो नीचे वाली ट्रॉपिक लेवल वाली स्पीशीज थी, डियर्स हो गए, अदर हर्बीवोर्स हो गए, वो भी चले गए, उसके नीचे थे वो भी चले गए, क्योंकि तुमने सबसे नीचे बेस लेवल वाले जो थे प्रोड्यूसर्स, जो क्या कर रहे थे, सनलाइट को या सोलर एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, तुमने उन्हीं को हटा दिया। अब बताओ ये एनर्जी कन्वर्जन कौन करेगा। जब एनर्जी कन्वर्जन करने वाला ही नहीं रहेगा तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा। जब एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा तो तुम्हारी न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी साइकिल, वाटर साइकिल, जितनी भी तुम्हारी गैसेस वाली साइकिल रही, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल, सब हो गई डिस्टर्ब। ठीक है, चलो, तो when large habitat are broken into smaller fragment, mammals and birds which require large territories and certain animal with migratory habitat are seriously affected. यही क्या लीड करता है, decline in their population. Example देखो वही दिया है, when the Amazon forest is cut and cleaned for conservation into grassland, many species are affected due to destruction of their habitat. जरूरी नहीं तुम अमेज़न का ही एग्जाम्पल दो, तुम इन जनरल भी कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, पर वो एग्जाम्पल सही तरीके से कोट करना। जैसे अगर याद होगा, जैसे कोई डैम बनता है, तो डैम बनता है मतलब कहाँ बनेगा, ऐसा थोड़ी ना कि सिटी है उसको हटा के डैम बना रहे, बहुत कम होता है। जनरली जो जंगल वाला एरिया रहता है उसको हटा के वहाँ डैम बनाया जाता है ना। तो ये तुम ये इस टाइप के एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। जो रिसेंटली कहीं कहीं डैम्स प्रोजेक्ट बन रहे थे, रुक गए, लोगों ने रोक दिया, बोला नहीं उतना ही जंगल हमारे पास बाकी है तो अब नहीं बनेगा, कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा या फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो, वो भी सही है, बस मीनिंग सही निकलना चाहिए। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यू फाइंड दैट अ लेक इन योर नेबरिंग एरिया हैज बीन कवर्ड विद वाटर हाइसिकैन। बताओ जल्दी, इसी को मैंने तुमको बताया था, क्या था, ये एक पर्पल कलर का फ्लावर देता है, इसी को क्या बोलते हैं, एकॉर्निया। कुछ याद आया? ओके, और देखो, और मैंने बताया था कहीं भी जाओ, आज तो इंडिया में कहीं भी जाओ, किसी भी लेक में जाओ, ये उगी आता है, ऐसे तुम्हें ऊपर करके ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ पेड़ पौधे प्लांटेशन दिखने लगेगा पानी के अंदर, तो ये कुछ और नहीं भैया, यही है। ठीक है, क्यों यही है बताओ जल्दी। मैंने बताया था कि जो हमारे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, वहां की क्वीन को लगता था ये बहुत प्यारा, उन्होंने बोला मैं वहां हर जगह लेके जाऊंगी जहां जहां मेरा क्या है, रूल है, वो लेके आ गई वहां से यहाँ पे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ की लोकलाइट स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज को होने लगा हार्म, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एलियन इन्वेजन। देखो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे पर हम सारी चीजें रिकॉल कर रहे हैं, फिर आखिरी में वही पूछा जाएगा। ठीक है, एलियन स्पीशीज हो गया, यहाँ की लोकलाइट स्पीशीज होने लगी एक्सटिंक्ट, बस यही तो पूछ रहे हैं। अब देखो वही पूछ रहे हैं क्या, यू हैव कॉन्टैक्टेड योर फ्रेंड टू रिमूव दिस वीड।
वीडी है, nobody agree to support you, how will you explain the necessity of it? तो बेसिकली तुमको यही सारे लॉजिक्स दे के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, फ्रेंड्स शुड बी एक्सप्लेन हाउ वाटर हाइसिकैन कैन डैमेज द इकोसिस्टम ऑफ द लेक एंड हार्म द एनवायरमेंट, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सच एक्वेटिक वीड कॉजिंग एजिंग ऑफ लेक बाय मिनरल एनरिचमेंट। देखो यहाँ अब आती है काम की चीज। क्या है मैम काम की चीज? सबसे पहले वो एलियन स्पीशीज तो इन्वेजन है, अब इन्वेड होके उसने क्या किया, जितने भी वाटर के न्यूट्रिएंट्स है वो लेना शुरू किया, वो लेके खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो तुम्हारा लेक है, अब अच्छा बताओ लेक मतलब तालाब मैम, अब तालाब एक बताओ, मैंने बोला कि ये तालाब यंग है, यंग मतलब कैसे बताओगे, ऐसे किसी से भी पूछ लिया बोलोगे मैम बहुत पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब मतलब उसका जो एरिया है वो ज्यादा है। अगर मैंने बोला ये लेक ना बहुत पुरानी हो गई है, बुढ़ी होती जा रही है और हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब इन जनरल क्या निकालोगे कि मैम अब हर जगह पैचेस में क्या आते जा रहा है, जमीन तालाब मतलब पानी हटते जा रहा है और वहां पे जमीन का फॉर्मेशन होते जा रहा है, इसलिए लेक जो है वो पुरानी हो गई और कभी भी खत्म हो जाएगी। करेक्ट, यही बोलना चाह रही हूँ। तो जब भी हम बोलते हैं कि एजिंग ऑफ लेक करा रहा है, तो एजिंग ऑफ लेक मतलब कैसे, पानी ज्यादा नहीं है, अब उसके ऊपर वेजिटेशन ज्यादा आ चुका है, वीड्स ज्यादा आ चुके हैं। और वीड्स की पता है क्या प्रॉपर्टी होती है, जो स्पेसिफिकली वाटर वाली वीड्स रहती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन का यूज अप करेंगी, वाटर के जो अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करेंगी, न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगी, अब वो पानी क्या बन जाएगा, अब वो पानी रहने लायक नहीं बन जाएगा। जब वो पानी के अंदर मेन न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सब कम होने लगेगा तो जल्दी से बताओ उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो फिशेस रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उनका जो एक्वेटिक लाइफ है वो मरने लगेंगी। जैसे ही वो मरने लगेंगी ये प्रोसेस और इंक्रीज होने लगेगी। क्यों? अब वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया भी आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो इसी प्रोसेस को फास्ट कर देगा। अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये देखो ये होने लगेगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तुमने एल्गल ब्लूम देखा है? अब बोलोगे मैम एल्गल ब्लूम नहीं याद आ रहा। अच्छा, आसपास कोई भी लेक में जाओ, तुमने एक देखा होगा, पहले तो लेक एकदम साफ है ना, कुछ भी नहीं है, फिर एक जरा सा थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का बीच में दिख रहा है। पहले कुछ दिन तक वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का दिख रहा था और एक दिन ऐसा आया कि पूरी की पूरी लेक के ऊपर वो ग्रीन 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 फैला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। मतलब एल्गल एल्गी से बोलो, या फिर इसी केस में जो वीड है वो इतना ज्यादा वेजिटेट हो जाता है, इतना ज्यादा अपनी प्रोजेनी को मल्टीप्लाई कर लेता है कि वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन। अब वो क्या करेगा, जो बट ऑब्वियस यूट्रोफिकेशन क्या किया, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सारी काम की चीजें एब्जॉर्ब करके वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। वो अपनी का मतलब कौन मैम, वीड, वीड बाबा। ठीक है, तो अब होगा क्या, वो एक्वेटिव लाइफ को क्या करेगा, हार्म करेगा। अब उससे क्या प्रॉब्लम होगा, अब ये जो चीजें लिखी हैं मैम, वैल्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो इन जनरल है, क्योंकि आजकल का थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज कैसे हुआ, वो जनरली अवेयरनेस पे भी जाता है ना। जैसे अब तुम लोग देखना, जब बोर्ड देने जाओगे एक ना एक क्वेश्चन कोविड के ऊपर रहेगा, या तो केस स्टडी उठा के वो कोविड की दे देंगे, और कोविड को किसके साथ लिंक करेंगे, HIV के साथ लिंक करेंगे, और या फिर इम्यूनिटी के साथ लिंक करेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, और उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो पहले के टाइम पे जब इंपॉर्टेंट, जब ये कोविड वोविड नहीं था, तो इस टाइप के अवेयरनेस वाले क्वेश्चन जाते थे सेक्शन C में। ठीक है, पर अब हमको पता है कि अब एक क्वेश्चन तो भैया कोरोना पे आने वाला है। पर अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ वीड्स को हटाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीड्स को नहीं हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है वो है काम का। ठीक, चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप ऑफ रिग्रेशन इन अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, सिर्फ CBSE ही नहीं, एंट्रेंस एग्जाम को भी प्यार है इस क्वेश्चन से, अलग अलग तरीके से पूछते रहेंगे, क्योंकि पता है ये वाला टॉपिक तुम लोग पढ़ के जाओगे नहीं तो वहां पे तुम्हारे मार्क्स का लॉस होगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इजी हो जाएगा। तो क्या हुआ, रिसोर्सेज उसने कम कर लिए। देखो कोई भी चीज मैं तुम्हें पूरे बायोलॉजिकल टर्म से समझा सकती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले बताओ स्लोप ऑफ रिग्रेशन इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या था। वापस मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मत पढ़ो पूरा, ये नीचे का मत पढ़ो, पर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या था। अच्छा मैम ये बोलते थे उसमें कि जितना जितना स्पीशीज एरिया को एक्सप्लोर करता जाएगी या एक्सप्लोर करती जाएगी तो उसके अंदर वेराइटी या डाइवर्सिटी का रेट इंक्रीज होता जाएगा, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक या एक
पर्टिकुलर रेंज तक। बिल्कुल सही। ये बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नहीं याद आ रहा, किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब क्यों वापस इंपॉर्टेंट है? मैंने याद करो, मैंने बताया था एक दो स्लाइड्स पहले इसी केस में, या तो वो इस नाम से पूछेंगे या तो वो पूछेंगे व्हाट वाज अ वर्क डन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड व्हिच काइंड ऑफ ग्राफ ही प्रेडिक्टेड। उस केस में तुम्हारे आंसर में वो ग्राफ भी लिखना पड़ेगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन वो थोड़ा सा पूछ रहे हैं तो वो चला जाएगा रीजनिंग लॉजिकल बिल्डिंग वाले में, है ना। तो वो कहां जाएगा? अब तो तुमको पैटर्न समझ में आ रहा है। कहां जाएगा वो? सेक्शन बी में, जहां पे थोड़ी होती है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग वाले में जाएगा। ठीक है, तो देखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया। तो पता ही है कि स्पीशीज रिचनेस कैसे बढ़ेगा? जितना उसने एरिया क्या किया है? एक्सप्लोर किया है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये तो हमें पता ही है। उसका शेप जल्दी से बताओ कैसा बनता है? हाइपरबोला। वही लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ टैक्सा सच एज एंजियोस्पर्म प्लांट्स बर्ड्स बैट एंड फ्रेश वाटर फिशेस। अब इतना नहीं चाहो लिखना तो भी चलेगा, पर जितना अंडरलाइन किया है कि सबसे पहले किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था। क्या बोला था कि क्या इंक्रीज होने लगेगा? स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होने लगेगा। किसके ऊपर? जैसे जैसे एरिया क्या होने लगेगा? एक्सप्लोर होने लगेगा, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ग्राफ कैसा आता है उसका? हाइपरबोला। नहीं याद आ रहा है तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता था और एक कुछ ऐसा ग्राफ जाता था। कुछ याद आया क्या? अब याद आ रहा होगा। बताओ एक्स एक्सिस पे क्या था? एरिया था। बताओ वाई एक्सिस पे क्या था? स्पीशीज रिचनेस थी। तो देखो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ भी नहीं पूछा है, पर वापस अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे? ये ग्राफ भी बना के आओगे, ये मतलब लेबलिंग के साथ। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये है तुम्हारा स्लोप। ठीक है, यहाँ पे स्लोप के कुछ इक्वेशन लिखी थी, याद आ रही है क्या? नहीं याद आ रही? रुक जाओ, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ क्या लिखोगे? एरिया। यहाँ क्या लिखोगे? स्पीशीज रिचनेस। और फिर पूरा का पूरा लॉजिक बताओगे। अब वहां पे कुछ इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन अपन देखते हैं। क्या थी इक्वेशन? देखो ये इक्वेशन लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम्बोल्ट का नाम आएगा किसी सब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन में, क्या करके आना है? पहला उनका स्टेटमेंट लिख के आना है। दूसरा उनका ग्राफ पूछो या ना पूछो, अपन को बना के आना है। सिर्फ ग्राफ खाली नहीं बना के आओगे, लेबलिंग करोगे प्रॉपर। तीसरा क्या करोगे? उसका इक्वेशन लिख के आओगे। कौन सी इक्वेशन? log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। कुछ आई बात समझ में? इतनी चीजें मेंशन करोगे, फिर तुम्हारा फुल चांसेस है कि अगर सेक्शन बी में आ रहा है ये क्वेश्चन, 3 मार्क में जा रहा है, तो 3 on 3 मिल जाएगा। तो देखते हैं। ऑन अ log स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो याद करो, मैंने बताया था 2 टाइप के लॉग बनते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कैसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था। वापस बताओ एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? एरिया लेंगे मैम, बिल्कुल सही, एरिया। और फिर ऐसे भी बना दोगे, है ना। बताओ वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? लेंगे स्पीशीज रिचनेस। बिल्कुल सही। अब इसमें चाहो तो लिख लो अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उनको लगेगा देखो ये एक्स्ट्रा भी सब बता के जा रहे हैं, पर एक्स्ट्रा तब बताओ जब बेसिक आता हो, या बेसिक के अगर 3 पॉइंट्स और एक मिस हो रहा हो तो उस केस में एक्स्ट्रा बता के जाओ। ठीक है, अब एक और चीज क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? log s इज इक्वल टू log c प्लस log z log a। अब सब चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। s क्या है यहाँ पे? स्पीशीज रिचनेस। c क्या है यहाँ पे? y मतलब तुम्हारा जो एक्सिस है माइनस इंटरसेप्ट। उसके बाद तुम्हारा z क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और a क्या है? एरिया। अब बोलोगे मैम ये तो आ गया समझ में, हमने ये याद कर लिया। क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे।
हाँ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आ जाएंगे बाबा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें याद करनी है। क्या मैम? कि अगर तुमने कोई पर्टिकुलर छोटा एरिया देख रहे हो जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज की ही स्टडी कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया, मतलब एरिया इतना लार्ज लेवल पे नहीं देख रहे, एक पर्टिकुलर जगह पे देख रहे हो, तो z की वैल्यू किसके बीच में आएगी? 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। ठीक है, देखो वही लिखा है, z is generally 0.1 to 0.2 regardless of taxonomic group। regardless of taxonomic group मतलब कोई भी स्पीशीज उठा के देख लो, कोई भी टैक्सा देख लो, सबकी वैल्यू इसी रेंज के बीच में आएगी। कब? when analysis of species area relationship is done among small area, the value of slope of regression are remarkably similar regardless of the taxonomic group of species। मतलब कोई भी टैक्सा देख लो, कोई भी स्पीशीज देख लो, पर एक छोटे से एरिया में देख रहे हो, तो जो तुम्हारा z है, जो तुम्हारा कांस्टेंट है, स्लोप है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.1 से 0.2। पर अगर यही चीज तुमने बड़े एरिया में देखने लगे तो सबसे पहले तो भैया ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा ये तुम्हारा। ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के लेवल को थोड़ा ऊपर करने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम तुम ये वाले चैप्टर का ये वाला पोर्शन मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे मूव करें। ओके, और दूसरा क्या याद रखोगे? दूसरा ये वाला याद रखोगे, क्या? कि अगर तुमने बड़ा एरिया लिया तो z की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम 0.6 टू 1.2। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, अब बोलोगे मैम क्यों? ये आ सकता है तुम्हारा केस स्टडी बेस में। ये जितनी कहानी तुमने अभी स्क्रीनशॉट में ली ना, ये उठा के डाल देंगे वो पैरा में, और फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। आई कहानी समझ में? तो देखते हैं। इफ एनालिसिस ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज डन अमंग वेरी लार्ज एरिया like a whole continent, the slope of the regression line would be much steeper। ठीक है, इन सच केस z वैल्यू विल बी बिटवीन द रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2। तो अपन को ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्यों? वापस उन्होंने सपोज करो यही ग्राफ दे दिया, अब उसके सब पार्ट्स रहे, अब उसका एक पार्ट रहा, वो बोलेंगे व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ z व्हेन द सेम ग्राफ इज ऑब्जर्व इन अ पर्टिकुलर लोकलाइड एरिया ऑफ नियर बाय एरिया और द एरिया वेयर यू आर लिविंग। मतलब वो बहुत छोटा एरिया देख रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? तुम्हारा आंसर क्या आएगा कि z की वैल्यू किसके बीच में रहेगी? जल्दी बताओ किसके बीच में रहेगी? जो तुमने यहां मार्क किया था 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। और अगर उन्होंने बोल दिया व्हाट वुड बी द वैल्यू, उसी का सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ z व्हेन द सेम ग्राफ इज ऑब्जर्व इन अ बिगर स्केल। अब वो बिगर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि तुमको बस कंफ्यूज करने से मतलब है। इन द एरिया लाइक इफ यू ऑब्जर्व फॉर एशिया, अब एशिया मतलब कॉन्टिनेंट आ गया, या उन्होंने कंट्री भी इवन बोल दिया। ठीक है, तो तुम्हारा वैल्यू किसके बीच में जाएगा? 0.6 टू 1.2। आई कहानी समझ में? चलो, तो यहां पे होता है तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। तो अगर चैप्टर खत्म होगा तो क्या करेंगे? हम रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करोगे? कुछ नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, अपना क्लास ढूंढोगे, जो भी एडुकेटर के लेक्चर्स बच गए हैं या वापस चाहते हो सुनना वो सुनोगे बस। और चैनल को क्या करोगे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि अगले अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लेके आ रही हूं जो तुमको स्कोर करवाएंगे फुल ऑन फुल। तो बने रहना है मेरे साथ, चैनल के साथ। टाटा बाय बाय नहीं बोलूंगी, क्यों? बिकॉज स्टडी हार्ड।